दोस्तों ये कहानी पंजाब में रहने वाली एक ऐसी लड़की की है जो कि पैसे कमाने के लिए इराक में जाती है। लेकिन इराक में वो लड़की आतंकवादियों के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक ISIS के द्वारा पकड़ ली जाती है। तो आखिर इस लड़की की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे इराक जाना पड़ता है? आखिर वो आतंकवादियों के द्वारा पकड़ी कैसे जाती है? आतंकवादी उसे पकड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या करते हैं और वो कभी उनके चंगुल से निकल पाती है या नहीं, जानेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हमें इराक के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इंडिया के पंजाब स्टेट से होती है और इस लड़की का नाम ज्योति होता है। ज्योति इराक में एक जर्मन फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करने के लिए आई है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं और ये फैक्ट्री होती है इराक के मौसूल शहर में, जिस मौसूल शहर में पिछले कुछ सालों से टेररिस्ट मूवमेंट चल रही थी। लेकिन फिलहाल अब पिछले 2 सालों से वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ज्योति एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो उसे रफीक नाम का एक व्यक्ति लेने आता है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है और वो उसी कपड़े बनाने वाली जर्मन फैक्ट्री का एक कर्मचारी होता है जिसमें ज्योति काम करने जा रही है। ज्योति रफीक की कार में बैठती है और वो मौसूल शहर के लिए निकल जाती है। लेकिन थोड़ी ही आगे बढ़ने पर रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई दिखाई देती है जिस भीड़ ने पूरी रोड ब्लॉक कर रखा होता है। तब ज्योति रफीक से कहती है कि आप जरा देखिए यहाँ चल क्या रहा है। तो रफीक गाड़ी से बाहर निकलकर उस भीड़ को देखने चला जाता है, पर काफी देर तक जब रफीक वापस नहीं आता है तब ज्योति खुद भी गाड़ी से बाहर निकलकर भीड़ में उसे ढूंढने चली जाती है। मगर तभी सामने ज्योति को दिखाई देता है कि एक छोटी सी लड़की के ऊपर किसी ने बॉम्ब लगा दिया है और वो बॉम्ब उस छोटी लड़की के शरीर पर कुछ इस तरह से लगाया गया होता है कि कोई चाह कर भी इसे ना निकाल सके। इस छोटी लड़की की माँ अपनी बेटी को देखकर चीख चिल्ला रही होती है और यहाँ आसपास खड़े लोग इस लड़की के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। अब बॉम्ब डिस्पोजल टीम उसके शरीर से बॉम्ब निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो चाह कर भी इसे नहीं निकाल पाती। फिर बॉम्ब डिस्पोजल टीम जब उस लड़की से दूर हट जाती है तो वो बॉम्ब फट जाता है जिससे उस छोटी लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। इस पूरी घटना को देखकर ज्योति का दिल पूरी तरह से दहल जाता है। वो सोचती है कि आखिर कोई इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब रफीक ज्योति को संभालता है और वो उसे लेके मौसूल जाने लगता है। वो ज्योति को बताता है कि फैक्ट्री में तुम बिल्कुल सेफ रहोगी क्योंकि फैक्ट्री के बाहर इराकी आर्मी तैनात है जो कि 24 घंटे पहरा देती है। वहीं अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है और हमें ज्योति की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर उसे इराक क्यों आना पड़ा। तो ज्योति पंजाब के एक एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलर्स की नौकरी किया करती थी, यानी वो एयरपोर्ट पर एक वर्कर थी। एक दिन एक पैसे वाला पैसेंजर ज्योति के कॉलीग से बदतमीजी करने लगता है जो कि एक बूढ़े अंकल होते हैं। वो पैसे वाला आदमी जब उन बूढ़े अंकल का कॉलर पकड़ लेता है तब ज्योति से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है और वो जाकर उन बूढ़े अंकल को उस बदतमीज व्यक्ति से छुड़ाने लगती है। लेकिन उन्हें छुड़ाते वक्त गलती से ज्योति का हाथ उस व्यक्ति की नाक पे लग जाता है जिसके कारण उस व्यक्ति की नाक से खून निकलने लगता है। इसीलिए वो व्यक्ति इनकी कंप्लेंट सीधा डिपार्टमेंट हेड से कर देता है और तब डिपार्टमेंट हेड ज्योति को 2 ऑप्शन देते हैं कि या तो वो खुद ये जॉब छोड़ दे या तो उन बूढ़े अंकल को नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ज्योति उन बूढ़े अंकल को देखकर खुद ये नौकरी छोड़ देती है। फिर इसके बाद ज्योति नौकरी की तलाश में एक रिक्रूटर के पास जाती है और ज्योति उससे कहती है कि सर, घर में अपना परिवार चलाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे भैया और भाभी थे जो कि पहले घर की जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन जब से केदारनाथ में उनकी मृत्यु हुई है तब से परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई है। और ज्योति उस रिक्रूटर से कहती है कि हमारे ऊपर लोन का काफी कर्जा है, इसीलिए आप मेरे लिए एक नौकरी ढूंढ दीजिए। लेकिन वो रिक्रूटर ज्योति को बताता है कि अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी दिखती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें खबर करता हूँ। पर ज्योति जब उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है तो वो ज्योति को बताता है कि हाँ, एक नौकरी तो है लेकिन उसमें आपको इराक जाना पड़ेगा। तब ज्योति उस नौकरी को करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी और साथ ही उसको लोन की एक बहुत ही बड़ी रकम अदा करनी थी। इसीलिए ज्योति अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि वो नौकरी करने के लिए मस्कट यानी कि ओमान जा रही है, लेकिन असल में ज्योति इराक जा रही थी। और इस तरह ज्योति अपनी जान की परवाह ना करते हुए इराक में काम करने पहुंच जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और ज्योति इराक के एयरपोर्ट से मौसूल शहर में अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो सारी चीजें घूम रही होती हैं जो कि उसने आज रास्ते में अपनी आंखों से देखा है। तब ज्योति को परेशान देखकर उसकी कंपनी की डायरेक्टर उसे समझाती है कि इराक में इलेक्शन होने वाले हैं, इसी वजह से ये सब हो रहा है। और ज्योति से डायरेक्टर मैडम माफी मांगती हैं कि तुम्हें जो देखना पड़ा उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इसीलिए अब अपने डायरेक्टर की बात सुनकर ज्योति का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है और अब सारी चीजें भूलकर वो इस फैक्ट्री में खुशी खुशी काम करने लगती है। इस फैक्ट्री में ज्योति की रफीक से दोस्ती हो जाती है और ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब ज्योति इस फैक्ट्री में काफी दिनों तक काम करती है, लेकिन जिस दिन ज्योति का बर्थडे होता है
उसी दिन फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयज काफी शोर कर रहे होते हैं। ज्योति जब उनके पास जाती है तो वो सभी एक रूम में इकट्ठा होकर न्यूज देख रहे होते हैं, जिस रूम में टीवी पर ये खबर चल रही होती है कि इराक में कई जगहों पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं और ये ब्लास्ट कर रहे होते हैं ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकवादी। तो इस खबर को देखकर ज्योति काफी डर जाती है और इस खबर को देखकर बहुत सारे एम्प्लॉयज डायरेक्टर मैडम से अपने पासपोर्ट को मंगवाने की बात करने लगते हैं ताकि ये यहाँ से निकलकर अपने घर सही सलामत पहुँच सके, क्योंकि इन सभी को लग रहा होता है कि अब बहुत जल्द आतंकवादी इस फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन डायरेक्टर मैडम इन्हें बताती हैं कि आप यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं क्योंकि फैक्ट्री के बाहर इराकी आर्मी तैनात है। तब एक व्यक्ति इन मैडम से कहता है कि काले कपड़े वाले जब यहाँ पर आएंगे ना तो सबसे पहले वो आर्मी वाले ही यहाँ से भागेंगे। तो इस व्यक्ति की बात सुनकर ये मैडम इन सभी से कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं आपके पासपोर्ट की व्यवस्था करवाती हूँ। अब ज्योति जब इस पूरी घटना के बारे में सोच ही रही होती है तभी उसके पास चावला जी का यानी उसी रिक्रूटर का फोन आ जाता है और वो ज्योति को तुरंत ही इराक से निकलने को बोलता है। इसीलिए ज्योति अपनी डायरेक्टर मैडम से जाकर कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी लोगों को जो कि इराक में मौजूद हैं उन्हें इराक से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। तब मैडम ज्योति को बताती है कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर बात करती हूँ। अब ज्योति इस फैक्ट्री से निकल पाती इससे पहले ISIS के आतंकवादी उसकी फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं और इराकी आर्मी भी जो कि फैक्ट्री के बाहर तैनात थी वो भी इनको देखकर भाग जाती है। तब रफीक और डायरेक्टर मैडम ज्योति के साथ सभी लोगों को फैक्ट्री के बेसमेंट में छिपा देते हैं और जब वो आतंकवादी फैक्ट्री में घुस जाते हैं तो रफीक, डायरेक्टर मैडम और इनका एक और साथी अपने आप को इन आतंकवादियों के हवाले कर देते हैं। ये आतंकी फैक्ट्री में जैसे ही घुसते हैं वैसे ही ये सबसे पहले फैक्ट्री की डायरेक्टर मैडम को मार देते हैं। फिर ISIS वालों का कमांडर वहाब रफीक के साथी पे गन तान देता है और उससे पूछता है कि फैक्ट्री के बाकी सभी लोग कहाँ हैं। तो मजबूरी में रफीक के साथी को इसे बताना पड़ता है कि उसकी फैक्ट्री के कर्मचारी कहाँ छिपे हैं और इनको जब ये पता चल जाता है कि सारे लोग फैक्ट्री के बेसमेंट में छिपे हैं तब ये लोग बेसमेंट में जाकर ज्योति के साथ बाकी सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। इन वर्कर्स में से कुछ लोग इनसे बचकर भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ये आतंकी उन्हें मार देते हैं। फिर ये मुजाहिद इन एम्प्लॉयज को फैक्ट्री के बाहर ले आते हैं और ये इन सभी लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। पहले ग्रुप में वो लोग रखे जाते हैं जिनको नहीं मारा जाएगा मगर उन्हें इनके ISIS के संगठन को ज्वाइन करना पड़ेगा और इस ग्रुप में रफीक और उसके कुछ साथियों को चुना जाता है। दूसरे ग्रुप में वो लोग रखे जाते हैं जिन्हें मार दिया जाएगा और इस ग्रुप में बहुत अधिक संख्या में आदमी लोगों को चुना जाता है और तीसरे ग्रुप में उन औरतों, उन लड़कियों को चुना जाता है जिन्हें ये आतंकी अपनी सेक्स स्लेव बनाएंगे और इस ग्रुप में ये ज्योति को भी शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद ये इन सभी लोगों को अलग अलग ट्रक में भरकर अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं, जिसमें एक ट्रक के लोगों को ये रास्ते में ही उतार कर मार देते हैं। अब ज्योति इनके अड्डे पर पहुंचती है तब उसे बाकी सभी महिलाओं के साथ स्लेव बना दिया जाता है। जिसके बाद ये सभी आतंकी अपने अपने लिए इन औरतों को चुनने लगते हैं और इनका जो कमांडर वहाब होता है वो ज्योति को चुनता है। वो ज्योति को पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और जब वो उसके साथ गलत काम करने ही वाला होता है कि तभी ज्योति वहाब को धक्का दे देती है, जिसके कारण वहाब का सिर एक नुकीली दीवार से टकरा जाता है और सिर फटने की वजह से वहाब की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ये देखकर ज्योति काफी डर जाती है कि अगर बाकी टेररिस्ट को इसके बारे में पता चला कि मैंने इसे मार दिया है तो वो मुझे तुरंत ही खत्म कर देंगे। इसी कारण ज्योति इन आतंकियों से छिपते छिपाते यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन ये लोग ज्योति को भागते हुए देख लेते हैं और वो तुरंत ही ज्योति को पकड़ भी लेते हैं। वो ज्योति को पकड़कर असद शेख के पास लेके जाते हैं जो कि ISIS वालों का सीनियर कमांडर होता है। वो असद को बताते हैं कि इस लड़की ने वहाब को मार दिया है। तो इस बात को सुनकर असद ज्योति को मारता नहीं है बल्कि वो उसे अपनी बेगम बना लेता है, क्योंकि इस बात को सुनकर असद ज्योति से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर असद की दूसरी बेगम ज्योति को पकड़कर उसे एक रूम में बंद कर देती है, जिस रूम के अंदर पहले से ही 2 और लड़कियों को बंदी बनाया गया था। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम माहिरा होता है और ज्योति जब माहिरा को देखती है तो उसे देखकर ज्योति को अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। ज्योति इनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर कब से कैद हो। तो माहिरा उसे बताती है कि इन्होंने हमारे माता पिता को मार दिया, जिसके बाद इन्होंने हमें यहाँ लाकर अपनी स्लेव्स बना लिया। हम यहाँ पर काफी दिनों से कैद हैं। तब इनकी बात सुनकर ज्योति काफी दुखी होती है। उसे अब ये लगने लगता है कि अब शायद ही वो कभी यहाँ से निकल पाएगी। अब उसी वक्त यहाँ पर असद की एक बेगम आ जाती है और वो ज्योति को कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है। ज्योति जब उन कपड़ों को पहन लेती है तब उसे असद के रूम में ले जाया जाता है, जहाँ असद उसे पीने के लिए किसी तरह की ड्रिंक देता है और ज्योति को मजबूरी में वो ड्रिंक पीनी पड़ती है। लेकिन जब वो उस ड्रिंक को पी लेती है तब उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा होने लगता है और तब असद ज्योति के साथ गलत काम करता है।
जिसके बाद उसकी बेगम ज्योति को वापस उसी रूम में लाकर बंद कर देती है जिस रूम में माहिरा और आफरा पहले से कैद थी। और माहिरा व उसकी बहन जब ज्योति की ऐसी हालत देखती है तो वो उसके पास जाकर ज्योति को दिलासा देती है कि हम यहाँ से एक दिन जरूर निकलेंगे। अब वहीं हम पंजाब में ज्योति की माँ को देखते हैं जो कि ज्योति के लिए काफी परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें ज्योति से बात किए हुए आज काफी दिन हो चुके थे। और आज भी जब ज्योति का फोन नहीं लग रहा होता है तो उसकी माँ ज्योति के रिक्रूटर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं कई दिनों से ज्योति के पास फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मस्कट में ज्योति का फोन लग ही नहीं रहा है। तब ज्योति की माँ की बात सुनकर रिक्रूटर उन्हें बताता है कि ज्योति मस्कट नहीं बल्कि मौसूल गई थी और मैंने उसे वापस आने के लिए कहा भी था। और ज्योति की माँ को जब ये पता चलता है कि ज्योति ओमान नहीं बल्कि इराक में है तब इस चीज को जानकर वो काफी डर जाती है क्योंकि अब तक दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि इराक के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इराक के हर शहर में ISIS वाले कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए अब ज्योति का रिक्रूटर ज्योति की माँ को बताता है कि आप एक काम करिए, आप दिल्ली चली जाइए, वहाँ आप विदेश मंत्रालय में किसी से बात करिए, हो सकता है विदेश मंत्रालय से आपको मदद मिल जाए क्योंकि दिल्ली में आप ही की तरह बहुत से परिवार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स सीरिया इराक में फंसे हुए हैं। इसीलिए अब ज्योति की माँ दिल्ली जाकर बाकी सभी लोगों के साथ ज्योति को वापस लाने की गुहार लगाने लगती हैं। वो यहाँ पर एक व्यक्ति से पूछती है कि आप यहाँ पर कब से प्रोटेस्ट कर रहे हो। तब वो व्यक्ति इन्हें बताता है कि यहाँ पर हम 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुबह शाम हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, पता नहीं हमारी मदद की भी जाएगी या नहीं। अब उसी वक्त यहाँ पे खाना बांटने वाले कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग विदेश मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं। ज्योति की माँ के पास खड़ी एक महिला जब एक कर्मचारी को बताती है कि हमारे बच्चे सीरिया में पता नहीं किस हाल में होंगे, तब वो कर्मचारी उस महिला से कहता है कि सरकार अपना काम बेखूबी निभा रही है, अगर जैसे ही हमें कुछ पता चलता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ज्योति की माँ इस कर्मचारी की बात सुन रही होती है और वो कर्मचारी जब अपने घर जाने लगता है तब उसका पीछा करते करते ज्योति की माँ उस कर्मचारी के घर पहुंच जाती है। और वो कर्मचारी जब ज्योति की माँ को देखता है तो वो उससे पूछता है कि आप तो प्रोटेस्ट कर रही थी ना, आपको मेरे घर का पता कैसे चला। तब ज्योति की माँ इससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि सर, मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है वो इराक में फंसी है, मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। तब ये कर्मचारी ज्योति की माँ को बताता है, मैं आपकी बात को विदेश मंत्रालय में बताने की कोशिश करूँगा। अब इधर इराक में हम ज्योति को देखते हैं जो कि असद की स्लेव बनकर रह गई होती है। असद हर रोज ज्योति के साथ गलत काम करता है लेकिन एक दिन जब वो उसके साथ गलत काम करने के बाद सो जाता है तो मौका पाकर ज्योति एक हथकड़ी से असद के दोनों हाथों को बांध देती है। पर उसके हाथों को जैसे ही बांधती है वैसे ही असद जाग जाता है और वो ज्योति की ओर बढ़ने लगता है। पर जैसे ही वो ज्योति के नजदीक पहुंचता है वैसे ही ज्योति उसके सिर पर एक जग उठाकर मार देती है जिससे असद जमीन पर गिर जाता है। फिर ज्योति तुरंत ही असद के लॉकर से एक गन को निकालती है और वो उस गन को असद के ऊपर तान देती है। लेकिन इसके बावजूद भी असद ज्योति से नहीं डरता बल्कि वो उसकी ओर बढ़ना जारी रखता है। तब ज्योति असद के कंधे पर एक गोली मार देती है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। पर अब गोली की आवाज सुनकर बाहर मौजूद सारे मुजाहिद असद के रूम में आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो असद के रूम का गेट खोलते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ज्योति ने उनके कमांडर असद को गन पॉइंट पे लिया हुआ है, इसीलिए वो ज्योति के ऊपर गन नहीं चलाते। ज्योति इन मुजाहिदों से कहती है कि तुम लोग पीछे हटो नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। इसी कारण अब ये मुजाहिद पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आतंकी ज्योति के ऊपर गन फायर कर देता है लेकिन उसकी गोली सीधा असद के कान पर जाकर लगती है। ज्योति असद से कहती है कि इनकी गन नीचे रखवाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसीलिए असद इन सभी से गन नीचे रखवाता है। तभी यहाँ पर असद की बाकी बेगम भी आ जाती हैं और तब ज्योति इनमें से एक बेगम जिसका नाम जास्मीन होता है वो उससे कहती है कि तुम नीचे से तुरंत आफरा और माहिरा को लेके आओ। इसीलिए जैस्मीन तुरंत ही आफरा और माहिरा को उसके हवाले कर देती है। फिर जब आफरा और माहिरा ज्योति के पास आ जाती है तब ज्योति फिर से असद की बेगम से खुद को और इन सारे आतंकियों को एक कमरे में बंद करने को बोलती है। इसी कारण अब असद की बेगम सारे आतंकियों को और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और माहिरा उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है। अब ज्योति असद को गन पॉइंट पे लेके एक कार में आ जाती है और वो कार के जरिए इस जगह से निकलने लगती है। माहिरा असद के ऊपर गन ताने होती है लेकिन रास्ते में असद कार से कूदकर बाहर निकल जाता है। और ज्योति जब ये देखती है कि असद कार से कूद गया है तो वो अपनी कार को रोकती है और असद को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। दरअसल ज्योति असद को इसलिए पकड़ना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि जब तक असद उसके पास रहेगा तब तक वो आतंकी उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। वो असद से रुकने के लिए बोलती है मगर असद भागता ही रहता है। इसीलिए अब ज्योति उसे शूट कर देती है जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाता है। फिर ज्योति अपनी कार में वापस आ जाती है और अपनी कार को लेके वो आगे बढ़ने लगती है। वो सुबह होने तक लगातार कार को चलाती ही रहती है
और अब वो इराकी सेना के एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहां पर ज्योति को कुछ आर्मी वाले तैनात दिखाई देते हैं। ज्योति उनके पास पहुंचकर अपनी कार को रोकती है और तब एक आर्मी कमांडर उसके पास आकर उससे पूछता है कि ये कार किसकी है, क्योंकि उस कमांडर को लग रहा होता है कि ये कार ISIS वालों की है। तब ज्योति उस कमांडर को बताती है कि हमें ISIS वालों ने बंदी बना लिया था, हम बड़ी मुश्किल से उन लोगों से बचकर निकले हैं। तब ये इन तीनों की सुरक्षा के लिए इन्हें अपने घर ले जाता है और घर पे कमांडर की वाइफ इन तीनों को खाना खिलाती है। अब खाना खाने के बाद जब माहिरा अपने हाथ धोने जाती है, तब माहिरा आर्मी कमांडर को अपनी वाइफ से बात करता सुनती है कि वो इन तीनों को ISIS के हाथ बेच देंगे, क्योंकि असद ने इन तीनों के भागने की खबर पूरे इराक में फैला दी होती है। यानी ISIS का कमांडर असद अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि जब ज्योति असद के गोली मारकर वहां से निकल गई थी तो ज्योति के जाने के तुरंत बाद ही असद के पास उसके साथी पहुंच गए थे, जिन्होंने उसको बचा लिया था। इसीलिए माहिरा चुपके से इस बात को ज्योति को बता देती है कि आर्मी कमांडर और उसकी वाइफ हमें ISIS के हाथों बेचने की बात कर रहे हैं। और ज्योति को ये बात जैसे ही पता चलती है, वैसे ही ज्योति इन तीनों को लेकर यहाँ से निकलने लगती है। मगर तभी उसके सामने आर्मी कमांडर की वाइफ आ जाती है और ज्योति जब उसकी वाइफ को देखती है तब वो उसे बताती है कि हम लोग थोड़ा आराम करना चाहते हैं। इसीलिए कमांडर की वाइफ इन तीनों को एक कमरे में ले जाती है और ये तीनों जब कमरे के अंदर चली जाती हैं, तब कमांडर की वाइफ बाहर से कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है। अब कमरे की खिड़की से ज्योति जब बाहर देखती है तो उसे यहाँ पर आती हुई कुछ आतंकियों की गाड़ी दिखाई देती है और वो आतंकी जब घर के मेन गेट से घर के अंदर घुस जाते हैं, तब ज्योति खिड़की के जरिए पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर इन दोनों को अपने साथ लेकर उसी कार में बैठ जाती है जिस कार से वो यहाँ पर आई थी। और तुरंत ज्योति उस कार को स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगती है। मगर तभी आतंकियों को पता चल जाता है कि ज्योति यहाँ से भाग रही है, इसीलिए वो अपनी कार से उसका पीछा करने लगते हैं। ज्योति अपनी कार को फुल स्पीड में चलाती है, मगर उसकी कार सड़क पर गड्ढों की वजह से बहुत ही धीरे धीरे चल रही होती है। इसी कारण आतंकी उसके काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और वो ज्योति की कार पे बुरी तरह गोलियां चलाने लगते हैं। पर आगे जैसे ही अच्छी सड़क आती है, वैसे ही ज्योति फिर से अपनी कार को तेजी से चलाने लगती है, लेकिन फिर भी आतंकी उसका पीछा करते ही रहते हैं और वो उसकी कार पे लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। मगर अब तक खुदकिस्मती से ज्योति पेशमर्गा चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है और यहाँ पर एक आर्मी स्नाइपर ISIS के सभी आतंकियों को शूट करके मार देता है, जिससे इन तीनों की जान बच जाती है। जिसके बाद इराकी आर्मी इन्हें UN रेफ्यूजी कैंप में ले जाती है, जहां ज्योति की मुलाकात इन दोनों लड़कियों के चाचा से होती है जो कुर्दिश आर्मी में होते हैं। आफरा और माहिरा जब अपने चाचा को देखती हैं तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। वो अपने चाचा से बताती है कि इनकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं। तब इनकी बात सुनकर इनके चाचा ज्योति को धन्यवाद करते हैं और वो ज्योति से कहते हैं कि मैं तुम्हें इंडिया भेजने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसीलिए वो अब ज्योति की खबर इंडियन एम्बेसी को दे देते हैं कि ज्योति अभी इस समय यूनाइटेड नेशन के एक रेफ्यूजी कैंप में है। तब इंडियन एम्बेसी वाले माहिरा के चाचा को बताते हैं कि आप सबसे पहले तो ज्योति को इराक की नागरिकता दिलवाइए ताकि उसका पासपोर्ट बन सके। फिर उसके बाद आप सभी वर्कर्स के साथ साथ ज्योति को मौसूल एयरपोर्ट पर भेज दीजिए, जहां से वो बगदाद की फ्लाइट लेकर के बगदाद पहुंच जाएगी। और एक बार ज्योति बस किसी तरह बगदाद पहुंच गई तो ज्योति वहां पर बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि बगदाद में इंडियन एम्बेसी मौजूद है। इसीलिए अब माहिरा के चाचा ज्योति का इराकी पासपोर्ट बनवाते हैं और इसके बाद वो यूनाइटेड नेशन की बस से ज्योति को बाकी वर्कर्स के साथ मौसूल एयरपोर्ट पर भेज देते हैं। अब यूनाइटेड नेशन की बस में सभी वर्कर्स और ज्योति इसलिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि ISIS वाले चाह कर भी इस बस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ISIS वालों का यूनाइटेड नेशन से एक समझौता हुआ होता है कि वो UN रेफ्यूजी कैंप में मौजूद सभी मासूम लोगों को जाने देंगे। इसी कारण अगर ISIS वालों ने गलती से भी इस बस को नुकसान पहुंचा दिया तो हो सकता है कि बाकी देश भी ISIS से युद्ध छेड़ दें। अब ज्योति इस यूनाइटेड नेशन की बस के जरिए मौसूल एयरपोर्ट पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाती है। लेकिन अब तक पूरे इंडिया में ज्योति के इराक में फंसने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी और ISIS वाले जब ज्योति का फोटो और उसका असली नाम जान जाते हैं तब वो उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो ज्योति को ढूंढते हुए अब मौसूल एयरपोर्ट पर भी आ जाते हैं और मौसूल एयरपोर्ट पे आतंकियों को पता चल जाता है कि ज्योति इसी एयरपोर्ट पर अभी कुछ ही देर पहले आई है। इसीलिए आतंकी ज्योति को पूरे एयरपोर्ट पर ढूंढना शुरू कर देते हैं और ज्योति उनसे बचने के लिए एयरपोर्ट की छत पर चली जाती है। तब एयरपोर्ट की छत से ज्योति को दिखाई देता है कि उसकी आखिरी फ्लाइट रनवे पर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, लेकिन ज्योति अगर नीचे गई तो आतंकी उसे पकड़ लेंगे। इसीलिए वो छत पर ही छिपी रहती है। तभी छत पर उसे ढूंढता हुआ रफीक पहुंच जाता है, जो कि अब ISIS का एक सदस्य बन चुका है। रफीक ज्योति को बताता है कि वो उसे किसी भी तरह इंडिया पहुंचा कर रहेगा। तब ज्योति रफीक से कहती है
कि अगर वो किसी तरह एयरपोर्ट्स की सारी लाइट्स ऑफ कर दे तो वो आसानी से प्लेन तक पहुंच जाएगी। लेकिन तब रफीक उससे कहता है कि फिर तुम प्लेन में छुपोगी कहाँ, क्योंकि उसे पता है कि प्लेन के उड़ने से पहले ISIS वाले प्लेन को एक बार चेक जरूर करेंगे। तब ज्योति रफीक से कहती है कि उसे पता है कि उसे प्लेन में कहाँ छिपना है, इसीलिए अब रफीक इस एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बुझाने के लिए जाने लगता है। पर जाने से पहले वो ज्योति को एक लेटर देता है और रफीक उससे कहता है कि जब आप अपने मुल्क पहुंच जाइएगा तब ये लेटर मेरी अम्मी तक पहुंचा दीजिएगा। जिसके बाद रफीक इस एयरपोर्ट की सारी लाइटें बुझा देता है, जिससे इस एयरपोर्ट पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी। ज्योति जैसे ही एयरपोर्ट पर लाइटों को बंद होता देखती है, वैसे ही वो अंधेरे की आड़ में छत से नीचे उतरने लगती है। पर नीचे उतरते वक्त ज्योति जीने पर लड़खड़ा जाती है और वो जीने से गिरती हुई सीधा जमीन पर आकर गिरती है, जिसके कारण वो काफी जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी ज्योति जख्मी हालत में प्लेन की ओर लगातार बढ़ती रहती है और लाइट्स ऑन होने के पहले ज्योति प्लेन के नीचे पहुंचकर उसके पहियों की आड़ में छिप जाती है। मगर जो रफीक होता है उसे आतंकी पकड़ लेते हैं और वो उसे मार देते हैं। अब प्लेन के उड़ान भरने से पहले आतंकी इस प्लेन को अंदर और बाहर दोनों जगहों से अच्छी तरह से चेक करते हैं, मगर उन्हें इस प्लेन में ज्योति का नामो निशान भी नहीं दिखता है। और ये प्लेन जब फाइनली उड़ जाता है तब हम देखते हैं कि ज्योति प्लेन के एक अंडर कैरिज एरिया में छिपी होती है। और ये प्लेन का वो एरिया होता है जो कि प्लेन के पहियों के ठीक ऊपर होता है। ये अंडर कैरिज एरिया प्लेन के पहियों के बंद हो जाने के बाद पूरी तरह से सील हो जाता है। यानी अगर प्लेन बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर भी उड़ता है तब भी इस एरिया में प्रेशर मेंटेन रहता है। और इस एरिया के बारे में ज्योति को इसलिए पता होता है क्योंकि उसने एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलर्स की काफी समय तक नौकरी की होती है। इसी कारण ज्योति को प्लेन के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई होती थी। अब ज्योति का प्लेन कुछ ही मिनटों में मौसूल एयरपोर्ट से बगदाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और प्लेन लैंड होने के बाद जैसे ही एयरपोर्ट पर रुकता है वैसे ही प्लेन के अंडर कैरिज एरिया से ज्योति जमीन पर गिरती है और जमीन पर गिरकर ज्योति बेहोश हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर उसे ATC का स्टाफ देख लेता है और वो तुरंत ही ज्योति को ले जाकर उसका इलाज कराते हैं। फिर ज्योति जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो इंडियन एम्बेसी उसे इराक के बगदाद एयरपोर्ट से अपने देश इंडिया वापस भेज देती है और इस तरह ज्योति बिल्कुल सही सलामत भारत पहुंच जाती है। लेकिन ज्योति रफीक के लिए बहुत ही दुखी होती है क्योंकि ज्योति को लग रहा होता है कि रफीक अभी भी इराक में ही फंसा हुआ है। लेकिन हकीकत तो ये होती है कि रफीक अब इस दुनिया में नहीं होता और उसने अपनी जान दे करके ज्योति को वापस सही सलामत इंडिया पहुंचाया होता है। अब ज्योति रफीक के उस लेटर को जब पढ़ती है, जो लेटर रफीक ने ज्योति से उसकी माँ को पहुंचाने के लिए कहा था, तब इस लेटर में रफीक अपनी माँ से ज्योति के बारे में बता रहा होता है कि उसके दिल में जो ज्योति के लिए प्रेम है वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसके अलावा रफीक अपनी माँ को ये भी लिखता है कि माँ मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस लौटूंगा, हो सके तो मेरा इंतजार मत कीजिएगा। और रफीक के इस लेटर को पढ़कर ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।